सोचिए, एक इंसान पूरे 42 सालों तक हाँ, 42 साल। अस्पताल के एक बिस्तर पर बिना किसी चेतना के पड़ा है। विज्ञान उसे मरने नहीं दे रहा और कानून उसे शांति से विदा होने की इजाजत नहीं देता। बिल्कुल, ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है ना? हाँ। ऐसी स्थिति में जहां दर्द के अलावा कुछ नहीं बचा है, क्या जीवन का अधिकार एक वरदान रह जाता है या वो एक अभिशाप बन जाता है? नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इटी युग में। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं, वहाँ चिकित्सा विज्ञान की सीमाएं, कानून और इंसानियत आपस में टकराते हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये गहरी चर्चा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हम बात कर रहे हैं इच्छा मृत्यु की, जिसे अंग्रेजी में यूथेनेशिया कहते हैं। एक तरफ जीवन बचाने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ गरिमापूर्ण मृत्यु की मांग। तो आज हमारा मिशन क्या है? आज का लक्ष्य इस पूरी बहस को एक 360 डिग्री दृष्टिकोण से देखना है। देखिए, इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है करुणा, मतलब मरीज को भयानक पीड़ा से मुक्ति दिलाना। सही बात है। दूसरा है स्वायत्तता या ऑटोनॉमी, इंसान का अपने शरीर पर अधिकार। और तीसरा है कानूनी सुरक्षा, कि भाई इस अधिकार का दुरुपयोग ना हो। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। समाज में इससे लेकर कई अलग अलग विचारधाराएं हैं, इसलिए आज हम कोई भी पक्ष नहीं लेने वाले। जो सोर्स में है, हम सिर्फ उसी मेडिकल डेटा और कानूनी इतिहास का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल, और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें उस भाषा को समझना होगा जो अदालतों में इस्तेमाल होती है। इच्छा मृत्यु कोई एक अकेला शब्द नहीं है। हाँ, इसके प्रकार होते हैं ना। एग्जैक्टली, इसे कदम और हस्तक्षेप के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले आता है सक्रिय इच्छा मृत्यु या एक्टिव यूथेनेसिया। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सक्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब है एक चलती हुई कार को रोकने के लिए अचानक जोर से ब्रेक मारना। बहुत सही उदाहरण है। मतलब चिकित्सक सीधे तौर पर मरीज को कोई घातक इंजेक्शन दे देता है। भारत में तो ये पूरी तरह अवैध है ना? हाँ, भारत सहित दुनिया के ज्यादातर देशों में यह हत्या की श्रेणी में आता है। दूसरा प्रकार है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु या पैसिव यूथेनेसिया। यहाँ कोई जहर नहीं दिया जाता। अच्छा, तो फिर क्या होता है? जो चीजें जीवन को कृत्रिम रूप से खींच रही हैं, लाइफ सपोर्ट, उन्हें हटा लिया जाता है। यानी उस चलती हुई कार के एक्सेलरेटर से अपना पैर हटा लेना, ताकि कार अपने आप धीरे धीरे रुक जाए। बिल्कुल, जैसे वेंटिलेटर हटाना या कृत्रिम पोषण को रोकना। और एक तीसरा प्रकार भी है, चिकित्सक सहायता प्राप्त आत्महत्या या PAS। ये क्या होता है? इसमें डॉक्टर एक घातक दवा लिखकर दे देता है, लेकिन उसे लेने का अंतिम कदम, मतलब जीवन समाप्त करने का कदम, मरीज खुद उठाता है। तो भारत में ये भी गैर कानूनी है? जी हाँ, पूरी तरह से। तो अब सवाल ये है कि भारत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के मामले में कहाँ खड़ा है? क्योंकि ये रातों रात तो तय नहीं हुआ है। भारतीय न्याय शास्त्र ने बहुत लंबा सफर तय किया है। बहुत लंबा। 1996 का ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य मामला इसका शुरुआती बिंदु था। उसमें क्या हुआ था? ज्ञान कौर मामले में सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बहुत सख्त था। उस समय अदालत ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार देता है, उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं हो सकता। मतलब जीवन बस एक जैविक धड़कन है जिसे चलते रहना चाहिए। हाँ, राज्य का काम उस जीवन की रक्षा करना है। लेकिन फिर एक ऐसा केस आया जिसने इस पूरी परिभाषा को हिलाकर रख दिया। अरुणा शानबाग का केस। मैंने शुरुआत में जिस 42 साल के संघर्ष का जिक्र किया था। एग्जैक्टली। 1973 में मुंबई की KEM अस्पताल में काम करने वाली नर्स अरुणा एक भयानक हमले का शिकार हुई थी। हाँ, उनके गले को साकल से घूंटा गया था, जिससे उनके मस्तिष्क तक ऑक्सीजन रुक गए। और इसके बाद वो पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी PVS में चली गई। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान की आंखें खुली हो सकती हैं, लेकिन कोई चेतना नहीं होती। और वो इसी स्थिति में 1-2 साल नहीं, पूरे 42 साल तक अस्पताल में रहीं। जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि उन्हें इस पीड़ा से मुक्ति दी जाए, तो पूरा देश इस बहस में पड़ गया। 2011 में अदालत ने अरुणा के लिए तो अनुमति नहीं दी, क्योंकि अस्पताल के कर्मचारी इसके खिलाफ थे। लेकिन इसी फैसले ने एक उत्प्रेरक का काम किया। अदालत ने पहली बार माना कि कुछ असाधारण स्थितियों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन जो असली बदलाव आया, जिसने कानून की नींव बदल दी, वो तो 2018 का कॉमन कॉज केस था, है ना? हाँ, यही वो आहा मोमेंट था। जो अदालत 1996 में कह रही थी कि मरने का अधिकार नहीं है, 2018 में उसी अदालत ने कहा कि जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है। वाओ! जीवन का अर्थ है गरिमापूर्ण जीवन।
अगर कोई इंसान ऐसी स्थिति में है जहां उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसे मशीनों पर रखना यातना है। इसी तर्क पर अदालत ने गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा बना दिया और लिविंग विल को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया। जी, इसे एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव या एएमडी कहते हैं। तो ये काम कैसे करता है? कोई भी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति ये लिख सकता है कि अगर भविष्य में वो किसी दुर्घटना की वजह से फैसला ना ले सके तो उसे लाइफ सपोर्ट पर ना रखा जाए। और 2023 में इसके नियम थोड़े और सरल हो गए हैं। अब इसे सिर्फ एक नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करना होता है। हाँ, थ्योरी में ये आसान लगता है, लेकिन असलियत में किसी की जीवन रक्षक मशीन को बंद करने का फैसला बहुत मुश्किल है। तो ये फैसला लेता कौन है? क्या सिर्फ एक डॉक्टर? नहीं, यहीं पर राज्य का सेफगार्ड सिस्टम आता है। भारत ने एक बहुत ही सख्त त्रिस्तरीय यानी 3 लेवल की प्रक्रिया बनाई है। अच्छा, पहला लेवल क्या है? सबसे पहले अस्पताल को एक प्राथमिक मेडिकल बोर्ड बनाना होता है। इसमें इलाज कर रहा डॉक्टर और 5 साल के अनुभव वाले 2 विशेषज्ञ होते हैं। लेकिन वेट, अगर अस्पताल के ही डॉक्टर तय कर रहे हैं तो इसमें हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए तो एक दूसरा लेवल है। अस्पताल को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित करना होता है। फिर वो एक द्वितीयक मेडिकल बोर्ड बनाते हैं। ओहो, तो इसमें बाहर के डॉक्टर होते हैं? हाँ, 3 स्वतंत्र डॉक्टर जो पहले फैसले की निष्पक्ष समीक्षा करते हैं। तो अगर ये बोर्ड भी मंजूरी दे दे तब तो मशीन हटा सकते हैं? नहीं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इसके बाद अस्पताल को न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करना पड़ता है। मजिस्ट्रेट देखता है कि परिवार की अंतिम सहमति है या नहीं। बाप रे, ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। कागज पर ये सुरक्षित लगता है, लेकिन जो परिवार बाहर खड़ा अपने इंसान को तड़पते देख रहा है, उसके लिए तो ये नौकरशाही एक दुस्वप्न है। सच है। हरीश हाणाकर 2023 का केस इसी पीड़ा को बयान करता है। हाँ, 2013 में उन्हें एक सड़क दुर्घटना में ऐसी चोट लगी जिससे उबरना नामुमकिन था। 12 सालों से वो पीवीएस में है। पूरा शरीर लकवाग्रस्त है। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के सहारे सांस ले रहे हैं। एग्जैक्टली, 12 साल। जब माता पिता कोर्ट गए तो फिर से वही मेडिकल बोर्ड की लंबी प्रक्रिया शुरू हो गई। देखिए, ये इंतजार पीड़ादायक तो है, लेकिन कानून बनाने वालों का तर्क है कि मृत्यु इर्रिवर्सिबल है। एक बार प्लग खींच लिया तो वापसी नहीं है। कोई जल्दबाजी या लालच में गलत फैसला ना ले लें, इसलिए ये कूलिंग पीरियड रखा गया है। बिल्कुल। करुणा के नाम पर निर्दोष की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। भारत बहुत संभल कर चल रहा है। लेकिन दुनिया तो इतने संभल कर नहीं चल रही। अगर हम वैश्विक परिदृश्य देखें तो स्विट्जरलैंड में 1942 से पीएस वैध है। हाँ, और अमेरिका के ओरेगन में भी। कनाडा का कानून भी बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन जो आंकड़े सच में चौंकाते हैं वो हैं बेनेलक्स देशों के, यानी बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। हाँ, इनका मॉडल दुनिया का सबसे उदार मॉडल है। बेल्जियम ने 2002 में सक्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी थी। और इसका असर क्या हुआ? 2003 में बेल्जियम में इच्छा मृत्यु का हिस्सा केवल 0.2% था, लेकिन 2021 तक ये 12 गुना बढ़कर 2.4% हो गया। 12 गुना? लेकिन इतनी तेजी से क्यों? क्योंकि दायरा बढ़ गया। शुरुआत में ये सिर्फ टर्मिनल कैंसर वालों के लिए था, जिनकी मौत कुछ दिनों में निश्चित थी। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे ये क्रॉनिक हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों तक फैल गया, जहां मौत तुरंत नहीं होने वाली थी। और अब तो शायद मानसिक विकारों तक भी पहुंच गया है। जी, बेल्जियम और नीदरलैंड में अब गंभीर डिप्रेशन और शुरुआती डिमेंशिया के लिए भी अनुमति दी जा रही है। ये तो बहुत डरावना है। अगर कोई व्यक्ति डिमेंशिया से गुजर रहा है तो वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट या स्वतंत्र सहमति कैसे दे सकता है? क्या आलोचकों का वो फिसलन ढलान, जिसे स्लिपरी स्लोप कहते हैं, उसका डर सही नहीं है? सैद्धांतिक रूप से डर जायज है, लेकिन जनसांख्यिकीय डेटा इस डर को आंशिक रूप से शांत करता है। वो कैसे? अगर स्लिपरी स्लोप होता तो समाज में सामान्य आत्महत्याओं की दर भी बढ़ जानी चाहिए थी ना। लेकिन डेटा दिखाता है कि इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। अच्छा, और बच्चों के मामले में क्या स्थिति है? बेल्जियम में नियम इतने सख्त हैं कि 2014 से 2020 के बीच नाबालिगों के केवल 4 मामले सामने आए। ओके, मतलब अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं। और एक और मिथक है, पैलिएटिव केयर पैराडॉक्स। लोग कहते हैं कि अगर मौत आसान हो गई तो सरकारें पैलिएटिव केयर यानी दर्द कम करने वाली सुविधाओं पर पैसा खर्चना बंद कर देंगी। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। लेकिन बेल्जियम के फ्लैंडर्स का डेटा इसे गलत साबित करता है। वहां 71% मामले पैलिएटिव केयर नेटवर्क के भीतर ही हुए हैं। अच्छा। मतलब इच्छा मृत्यु ने इस केयर को और मजबूत किया है।
डॉक्टर दर्द कम करने की पूरी कोशिश करते हैं और जब सारी सीमाएं पार हो जाती हैं तब इच्छा मृत्यु पर विचार होता है। मेडिकल डेटा तो अपनी जगह है, लेकिन जब हम स्वायत्तता की बात करते हैं तो अक्सर जीवन की पवित्रता के विचार से टकरा जाते हैं और धर्मों में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। बिल्कुल, धर्म के बिना यह विश्लेषण अधूरा है। दुनिया के ज्यादातर धर्म सक्रिय इच्छा मृत्यु का कड़ा विरोध करते हैं। अगर हम अब्राहमिक धर्मों की बात करें, ईसाई, इस्लाम और यहूदी, तो वो तो मानते हैं कि जीवन ईश्वर का उपहार है। हाँ, इंसान सिर्फ एक रखवाला है, इसलिए सक्रिय इच्छा मृत्यु को ईश्वरीय सत्ता में सीधा दखल माना जाता है। हालांकि वो व्यर्थ चिकित्सा को नकारने की अनुमति देते हैं, जो पैसिव के काफी करीब है। और भारत के जो धर्म हैं, जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत काम करता है। अप्राकृतिक मृत्यु कर्म चक्र को बाधित करती है। लेकिन इसमें प्रायोवेशन का एक अपवाद भी तो है। बिल्कुल, जब रोग असाध्य हो जाए तो उपवास के जरिए शरीर त्यागना। जैन धर्म में इसे संथारा या सल्लेखना कहते हैं। ये हताशा नहीं, बल्कि एक वैराग्य है। और बौद्ध धर्म का नजरिया तो बहुत गहरे द्वंद्व में फंसा है। हाँ, एक तरफ करुणा है कि हर प्राणी को पीड़ा से बचाओ, और दूसरी तरफ अहिंसा है, किसी की हत्या ना करो। ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। तो कुल मिलाकर पूरी दुनिया इसी त्रिकोण में घूम रही है: स्वायत्तता, नैतिकता और जीवन की पवित्रता। एग्जैक्टली। एक आदर्श कानून वही है जो गरिमा की रक्षा करे, पीड़ा से मुक्ति दे और मजबूत सेफगार्ड बनाए। और इस हिसाब से देखें तो भारत का ये मध्यम मार्ग काफी संतुलित लगता है। हमने सक्रिय पर पूर्ण प्रतिबंध और निष्क्रिय पर सख्त निगरानी रखी है। सही कहा। लेकिन आज के इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे दिया, संसद ने नियम बना दिए, लेकिन अगर देश के लाखों लोगों के पास बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं ही नहीं है, तो किस गरिमापूर्ण मृत्यु की बात हो रही है? बिल्कुल, पैलिएटिव केयर ढांचा तो बहुत कमजोर है। एग्जैक्टली। जब तक जिला अस्पतालों में सुविधाएं नहीं होंगी, क्या ये अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं रह जाएगा? कानून बन जाना केवल शुरुआत है, मंजिल नहीं। बहुत ही विचारणीय बिंदु है ये। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में बताइए नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।